इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नया चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों, रोटेशनल मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन, अभी तक हम काफी कुछ पढ़ के आ चुके हैं सर्कुलर मोशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन के लिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये चीजें पढ़ के आए थे। यस और नो? 2D में सर्कुलर मोशन के लिए कुछ एक चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब हम वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने फोर्स लगाया बॉडी को तो वो मूव करने लग गई। ऐसे के किसी बॉडी को रोटेट कराएंगे तो किसी कोज की जरूरत होगी। जैसे बॉडी को ट्रांसलेटरी मूव कराते हैं तो फोर्स की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को रोटेट कराने के लिए भी कोई ना कोई कोज की जरूरत होगी। उन कोजेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन द चैप्टर रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, कि किन किन कोजेस से कोई भी बॉडी का रोटेशन स्टार्ट होगा, और जब वो रोटेट होगी तो क्या क्या फैक्टर्स उस रोटेशन को गवर्न करेंगे, किस तरीके से गवर्न करेंगे। तो रोटेशनल मोशन के बारे में काफी कुछ डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसकी डायनेमिक्स हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। कोई भी जो बॉडी होती है, देखो, कोई भी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स की मिलके बनी हुई होती है। यस और नो? यस सर। भाई केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली कोई भी जो बॉडी होती है वो एटम्स की बनी हुई होती है, या 3 तरीके की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम जनरली यहाँ पे जो भी हमने अभी तक काम किया किसी सॉलिड बॉडी के लिए लिया कि सॉलिड बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो उस फोर्स से वो मूव करती है। बच्चों, क्या अभी तक हमने कहीं भी ये कंसिडर किया है कि उस फोर्स ने उस बॉडी के शेप या साइज को चेंज किया हो? नहीं किया? नो नहीं। उस फोर्स ने कभी, ऑल्दो वो फोर्स कर सकता है, पर हमने ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं अब भी नहीं करेगा, अब भी वो चीज फोर्स उस बॉडी के शेप साइज को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर भी हम उस बॉडी को यहाँ पे इंटेंशनली मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे उस बॉडी को? रिजिड बॉडी। और किस केस में कहेंगे? यदि जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी शेप साइज में कोई चेंज नहीं आता है with the passage of time due to this force, then the body is said to be a rigid body. Okay बच्चों? क्या हो जाएगी एक रिजिड बॉडी? System of particle, rigid body is the system of particle which does not change its shape and size, which does not change its shape and size under the influence of external force. Shape and size under the influence of एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है बच्चों? किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम रिजिड बॉडी कब मानेंगे? जब अगर कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो एक्सटर्नल फोर्स इसके शेप और साइज को चेंज नहीं करता है, देन वी से द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। चलिए, अब किसी भी रिजिड बॉडी जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो एक्सटर्नल फोर्स इसके शेप और साइज को चेंज नहीं करता है, तो क्या होगा? वो फोर्स उस बॉडी को मूव कराएगा। तो उस बॉडी के क्या क्या मोशन हो सकते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी।
तो किस किस टाइप के मोशन वो रिजिड बॉडी कर परफॉर्म करेगी ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स? कोई बता सकता है किस किस टाइप के मोशन कर सकती है? कोई भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन कर सकते हो, उसको मूव करा सकते हो। तो बच्चों एक तो टाइप ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड हो जाएगा बच्चों प्योर रोटेशनल मोशन। और थर्ड होता है बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम तीन तरीके के मोशन की बात करेंगे कि जब हमने किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया तो या तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। ऑलरेडी ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में हम पहले से पहले वाले चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या उससे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन में पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने जनरली ट्रांसलेशनल मोशन की ही बात की। कोई भी बॉडी किसी भी लाइन के अलोंग ही मूव कर रही थी या किसी कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रही थी, वो सारे के सारे मोशन क्या थे बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन। किसी भी केस में वहां पे हमने रोटेशन की बात नहीं की थी। यहाँ पे केवल हम या तो रोटेशन की बात करेंगे या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल की बात करेंगे। समझ में आया बच्चों चैप्टर की थीम आपको? Yes, sir. यस। तो थर्ड टाइप ऑफ मोशन विल बी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और स्पेशली थर्ड टाइप वाला ही पढ़ेंगे बच्चों, प्योर रोटेशन भी नहीं पढ़ेंगे। कि अभी तक हम केवल ट्रांसलेशन में पढ़ रहे थे, किसी बॉडी पे फोर्स इस तरीके से लगाया जाए कि वो ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन भी करे, तो वो हो जाएगा थर्ड टाइप ऑफ मोशन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड हो रहा है इस तरीके से। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब मैंने किसी ब्लॉक को रखा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। जैसे ही मैंने ब्लॉक रखा ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। बच्चों सबसे पहली बात, वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड हो रहा है? बताइए। अंडर which force effect it is moving downward? First question. So gravitation. Gravitational. Gravitational. और बेसिकली स्पेसिफाई करें तो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन। यस और नो? Yes, sir. यस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये स्लाइड कर रहा है। बच्चों इसे क्या कहेंगे? क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा या ये रोटेशन? बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये रोटेशन तो नहीं कर रहा, यही है ट्रांसलेशनल मोशन। देखो अब हम Yes, कुछ sir. क्लोज और जोड़ देते हैं कि कब ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे अगर इसके हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो, या हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, इस बॉडी में एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। तो जब ये नीचे की तरफ मूव होगा तो किसी टी टाइम में इस पार्टिकल P1 का और इस पार्टिकल P2 का, क्या दोनों पार्टिकल P1 और P2 का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सेम टाइम में? Yes, sir. यस। दोनों पार्टिकल P1 और P2, एक पार्टिकल P1 यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल P2 यहाँ पे है। और आप देखेंगे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में पूरी की पूरी बॉडी में कोई भी पार्टिकल ले ले, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम सेम होगा, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम होगी, किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेम होगा। और अगर ऐसा है
तो this kind of motion is said to be pure translational motion. Yes or no बच्चों? So yes, this will be the example of pure translation motion. जहां पे each particle of body, each particle will have same displacement in a given interval of time. फर्दर किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन होगा वो भी सेम होगा. सेम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट. क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर रोटेशनल. बच्चों आपने एक फैन को रोटेट होते हुए देखा है? जैसे मान लीजिए एक फैन है और वो फैन रोटेट हो रहा है. ये फैन है और ये एक फैन रोटेट हो रहा है. तो अब ये जो फैन है ये किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. यस और नो? एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है इसकी. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. ये फैन जो है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस. और ये जो मोशन है जब किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर, जैसे मान लेते हैं ये एक पार्टिकल P1 ले लेता हूं, ये कोई पार्टिकल P2 ले रहा हूं, तो कोई भी पार्टिकल लूं इस बॉडी का P1, P2 या P3, क्या ये सारे के सारे पार्टिकल किसी कॉमन एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं बच्चों? क्या पार्टिकल P1, P2 एंड P3 किसी कॉमन एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करें तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्योर रोटेशनल मोशन. यस और नो? बोलिए भाई. Yes, sir. यस. ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग ए एक्सिस. और ये जो एक्सिस जिसके अबाउट ये सारे के सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, क्या वो एक्सिस फिक्स है या मूविंग है बच्चों? So fix. Fix. फिक्स है. फिक्स है. प्योर रोटेशनल मोशन. तो इस टाइप का मोशन जहां पे सिस्टम के सारे पार्टिकल एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं वो एक्सिस भी फिक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा प्योर रोटेशनल मोशन. और थर्ड टाइप का मोशन जिसमें क्या हो कि सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन भी करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन भी करेंगे और एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेंगे, तब ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? तब ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हो जाएगा. जैसे हम बात करते हैं व्हील ऑफ ए मूविंग कार. किसी भी मूविंग कार का जो व्हील है, क्या बच्चों वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है? क्या वो एक लाइन में चल रहा है? यस और नो? Yes, sir. उसके अलावा
वो स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, उसके अलावा रोटेट भी हो रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो दोनों चीज हो रही है, और जब दोनों चीज होंगी तो वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि कोई भी जैसे सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर एक इंक्लाइंड प्लेन से मूव कर रहा है, तो वो दोनों चीज करेगा बच्चों, वो रोटेशन भी करेगा और वो ट्रांसलेशन भी करेगा। तो यहाँ पे दोनों टाइप के मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेरी मोशन। ओके बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, तो ये हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि हमें बेसिकली जो रोटेशनल मोशन मिल रहा है या ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन मिल रहा है, वो एक एक्सटर्नल किसी भी रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी वजह से ये मोशन हमें मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानता हूँ, कुछ न कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानता हूँ। जैसे अभी तक हमने बात की थी बच्चों कि जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता था, तो सिंपली हम मान लेते थे, अज्यूम कर लेते थे कि वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल उसके सेंटर पे लग रहा होगा, और उस सेंटर पे ही फोर्स लगने की वजह से मास इनटू एक्सीलरेशन कर देते थे हम। यस और नो? अभी तक तो यही करते थे। हमने कभी ये नहीं माना कि फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, या तो हम सारी की सारी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के उस पे फोर्स लगा देते थे। बट ऐसा तो होता नहीं है, बॉडी पे मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो हम फोर्स अगर किसी और पॉइंट पे लगाएंगे तो हर बार थोड़ी सेम इफेक्ट हमें मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, तो पहले हम सीखते हैं बच्चे सेंटर ऑफ मास के बारे में। किसके बारे में? सेंटर ऑफ मास। क्या होता है देखिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बेटा? किसी भी सिस्टम का में एक ऐसा पॉइंट, किसी भी सिस्टम में वो पॉइंट जहां पे उस सिस्टम के सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, जहां पे उस सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेटेड है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। इट इज ए पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट वेयर full mass of the body, full mass of the body और सिस्टम, क्योंकि हो सकता है वो कहीं मल्टीपल पार्टिकल्स का सिस्टम भी हो, तो या तो बॉडी का या उस सिस्टम का वो पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, तो वो जो फोर्स हम लगाते हैं वो कहाँ पे मानते हैं हमेशा? वो उस सेंटर ऑफ मास पे एक्टेड मानते हैं। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जनरली, तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं इस फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये अज्यूम करके मानते हैं कि वो जो सारा का सारा फोर्स हमने लगाया है वो सेंटर ऑफ मास के पे ही लगाया है। देखो बच्चों, अब अगर बात करें किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, और उसकी सरफेस पे भी हो सकता है। द सेंटर ऑफ मास, अब मैं सेंटर ऑफ मास को COM लिख दूंगा बच्चों, है ना? COM, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैन बी इनसाइड, outside
or on the surface, कहीं भी ये हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है बात? किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? पोजीशन ऑफ सेंटर मास। बेसिकली शेप पे डिपेंड करेगा। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी। द पोजीशन ऑफ COM डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी। अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए उसका सेंटर ऑफ मास अलग अलग पोजीशन पे लाए होगा बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट, for a given shape, it depends upon the distribution of mass within the body and it is closer to the massive portion. ठीक है, मान लेते हैं तो डिस्क ले ली मैंने, दो डिस्क ले ली। अब दोनों होने में तो शेप तो दोनों का सेम है, पर जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे ही हो सकता है एक क्या बोलते हैं डिस्क के लिए जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जनरली जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डिस्क के लिए सेंटर कहाँ हो जाएगा बच्चों? इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही हो जाएगा। यस और नो? जैसे ये एक Yes, डिस्क sir. ले ली और अगर इस डिस्क का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कह दोगे जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा। बट मान लीजिए अगर किसी डिस्क में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे या इस वाली डिस्क की तरह हमने सेंटर पे नहीं कह सकते। वो कहाँ पे लाई करेगा? जहां पे इसका मासिव पोर्शन होगा। मान लेते हैं इस डिस्क के ये वाला भाग लेस डेंसर है और ये वाला भाग डेंसर है। ठीक है, इधर वाला लेफ्ट हाफ पोर्शन इसका लेस डेंसर है और राइट हाफ मच डेंसर है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर पार्ट में आ जाएगा। जो अभी तक हम इसको 50-50 बांट रहे थे, बीच में सेंटर बोले थे, अब वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा हेवियर पोर्शन की तरफ होता है, इधर की तरफ हो जाएगा COM। क्लियर है बच्चों बात? ये केस हो गया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये कहीं भी हो सकता है। और किसके पास होगा? बेसिकली मासिव पार्ट के पास होगा। ओके बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये दो रोड है, ये रोड पहली रोड है मास M लेंथ L और ये दूसरी रोड एग्जैक्टली मैंने इसके यहाँ पे रख दी, इसका भी मास M लेंथ L। तो क्या कहोगे? दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पहले ली मास M लेंथ L की रोड और ये ले ली हमने मास 2m और लेंथ L की रोड। तो अब मास सेंटर ऑफ मास जो होगा इस पॉइंट से राइट में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए? So right. Right. राइट में होगा। क्यों होगा राइट में? क्योंकि अब हेवियर मास राइट साइड में है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा सेंटर से राइट में होगा। यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास जाएगा, तो जहां पे हेवियर मास होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास हमारा लाई करेगा। क्लियर है बच्चों बात? तो तीन चीजें हमने पढ़ ली। सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड, सरफेस पे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शेप पे डिपेंड करती है। अगर सेम शेप है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करेगी? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन? मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे भी मिल सकता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये हेवियर मास की तरफ मिलेगा। ठीक है बच्चों? चलिए, सेंटर ऑफ मास। Sir, हाँ बोलिए बेटा।
सर ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड कब होगा? आउटसाइड कब होगा? जैसे मान लीजिए एक रिंग है, तो एक रिंग के लिए आप सेंटर ऑफ मास कहां पे मानते हो? जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना बेटा रिंग का, उसी पे वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो क्या जो रिंग का सेंटर है वो रिंग के ऊपर लाई कर रहा है? नो सर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी हो गया। ठीक है बेटा। यस सर। बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एल शेप बॉडी ले लोगे आप, ये एक एल शेप बॉडी ले लोगे, तो इस एल शेप बॉडी के लिए जब आप सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट करेंगे अभी, तो ये भी आपको आउटसाइड द बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी बात है ये सेंटर ऑफ मास का बाहर होना। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ discrete particles। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरीके से। ये पार्टिकल m1 हो गया, पार्टिकल m2 हो गया, ये पार्टिकल m3 हो गया। पार्टिकल m1 का अगर हम मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर r1 मान लेते हैं। पार्टिकल m2 के लिए पोजीशन वेक्टर r2 मान लेंगे। पार्टिकल 3 के लिए पोजीशन वेक्टर r3 मान लिया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्क्रीट पार्टिकल से m1 m2 m3, ये ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2, पोजीशन वेक्टर r3 पे लाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब मान लीजिए m1 m2 और m3 का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इन तीनों का m1 m2 m3 का सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं, ये इस पॉइंट पे है, जिसे हम कह देते हैं RCOM। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास फॉर पार्टिकल m1 m2 एंड m3, एंड द पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास इज RCOM। ये लीजिए, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों। क्लियर है बात? यहां तक तीन पार्टिकल है m1 m2 m3, इनके पोजीशन वेक्टर है r1 r2 r3, और मान लेते हैं इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो है RCOM। तो बच्चों जो RCOM की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ RCOM विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और मान लीजिए यहाँ पे मोर देन 3 पार्टिकल है तो m4r4, और हम कह सकते हैं अप टू mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस और नो? इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल के लिए, जैसे r1 पोजीशन वेक्टर है, इट इज गिवन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली r2 is given as x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 के केप। इस तरीके से आर एन nth पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है एक्स एन आई केप, वाई एन जे केप एंड जेड एन के केप।
तो हम इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास एक्स वाई और जेड के लिए भी निकाला जा सकता है। किस तरीके से हो जाएगा वो बच्चों, अगर हम बात करें तो देखो ये हो जाएगा हमारा RCOM विल बी इक्वल्स टू M1, R1 की वैल्यू ये हो जाएगी X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। सिमिलरली R2 के लिए लिख देते हैं हम M2 X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। ये पार्टिकल M2 का पोजीशन वेक्टर हो गया। सिमिलरली आगे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास, यस और नो। M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू इनफाइनाइट, या जितने भी पार्टिकल होंगे, जिसे हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा जा सकता है, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस ये हो जाएगा आई कैप, कर सकते हैं बच्चों सेपरेट आई कैप जे कैप के कैप को, ये हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 J कैप, और लास्टली M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 K कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जो कि है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है M1 प्लस M2, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू n पार्टिकल्स, ये क्या X सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बच्चों। अगर मैं यहाँ से इस वाले भाग की बात करूं तो दिस विल बी द X सेंटर ऑफ मास एंड इट विल बी M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 divided by M1 plus M2 plus M3. This will be the X center of mass. Further Y center of mass के लिए सिंपली मैं रिप्लेस कर देता हूँ X1 X2 X3 को Y1 Y2 Y3 से. So the Y center of mass for the system will be M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 divided by M1 plus M2 plus M3. ओके बच्चों, यस और नो। यस सर। यस, तो ये उस सिस्टम के लिए एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा ये M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 divided by total mass of the system M1 plus M2 plus M3 plus, yes or no बच्चों। Yes, sir. यस, चलिए अब जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, एग्जांपल करते हैं छोटा सा। एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 मासेस हैं। फर्स्ट मास दिया हुआ है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है 1,0, सेकंड मास हमें दिया हुआ है 2,0 पे, और एक मास हमें दिया हुआ है 0,3 पे। ये मास है 1 kg, ये मास है 2 kg और ये मास है 3 kg। तो एक सिस्टम है जिसमें 3 मासेस हैं, तीनों मासेस की पोजीशन हमें दे रखी है। ये ओरिजिन हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम। चलिए, तो क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हमें
फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले XCOM की बात करें तो क्या हो जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास डेट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। चलिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं, ये सेकंड पार्टिकल मान लेते हैं और ये थर्ड पार्टिकल मान लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है बच्चों फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट? 1 1 1। सेकंड पार्टिकल का मास है 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2। थर्ड पार्टिकल का मास है 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों थर्ड पार्टिकल के लिए? 0 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास that is 1 plus 2 plus 3, it will be 1 plus 4 divided by 6 and it will be 5 by 6। yes or no बच्चों? तो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 5/6। सिमिलरली YCOM के लिए M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। चलिए 1 इंटू M1 की वैल्यू 1, इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0, यस और नो। सिमिलरली 2 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू, चलिए 3 kg मास के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 3 है, yes sir divided by total mass that is 6 and it will be 9/6 and it will be equals to 3/2। yes or no बच्चों? So the coordinates of center of mass will be 5/6 and 3/2। got it? yes sir yes। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, ये दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मास m1, दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m2। ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं, ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं, तो हमें इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? चलिए मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास बच्चों, जनरली जैसे टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, हमेशा वो सेंटर ऑफ मास उन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन जोड़ती है उस लाइन पे ही होगा। तो M1 और M2 को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के बीच में ही होगा। मतलब ना तो M1 के लेफ्ट में हो सकता है, ना तो M2 के राइट में होगा। जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में ही होगा। क्लियर है बात? सर हाँ बोलिए बेटा। सर अगर M1 या M2 में कोई हैवियर हो तो हेवियर के पास हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ मास हेवियर के पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो गया, अगर M2 हेवियर है तो मिड से M2 की तरफ होगा, अगर M1 हेवियर है तो मिड से M1 की तरफ शिफ्टेड होगा, बट होगा हमेशा M1 और M2 के बीच में ही और इस लाइन पे ही। क्लियर है बात? यस सर चलिए तो मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे इनका सेंटर ऑफ मास है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 is R1, the distance of center of mass from M2 is R2। क्लियर है बच्चों बात? yes sir ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट है M1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे है बच्चों? M1 पॉइंट ओरिजिन पे है। अगर M1 पॉइंट ओरिजिन पे हो गया, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर M2? क्या M2 के लिए कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएगा बच्चों? यस और नो? यस सर यस, 0, d के बराबर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एक सेकेंड।
चलिए, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, XCOM will be equals to M1 into 0 प्लस, चलिए XCOM की बात करें तो ये बेसिकली R1 डिस्टेंस पे ही हो गया, R1 इक्वल्स टू M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू D डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2। तो इसका मतलब R1 विल बी इक्वल्स टू M2D अपॉन M1 प्लस M2 पे हो जाएगा, यस और नो। द सेंटर ऑफ मास will be at a distance r1 that is m2d upon m1 plus m2 के बराबर इस पोजीशन पे हो जाएगा, यस और नो। यस सर। यस, चलिए अब अगर मैं कहूं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, जो r1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की वो तो m1 से है ना, अगर मैं कहूं m2 से, तो m2 से क्या हो जाएगी बच्चों डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या ये है R2 is equals to M1D अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर होनी चाहिए, यस सर। यस। किसके बराबर हो जाएगी, R2 इक्वल्स टू M1D अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब अगर ये दोनों पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की ही है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, डिवाइडिंग 1/2 क्या हमें मिल जाएगा, R1 अपॉन R2 will be equals to M2D अपॉन M1D, यस और नो। क्या हमें ये चीज मिल जाएगी बच्चों, अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो M1 प्लस M2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी विल लेफ्ट विद R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू M2D अपॉन M1D, D से D फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, यस और नो बच्चों। यस सर। यस, चलिए इसका मतलब क्या हो गया, M1 R1 प्लस बराबर इक्वल्स टू M2 R2, इसको हम पढ़ सकते हैं बच्चों, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। क्या पढ़ेंगे, देखो M1 R1 क्या देता है, M1 R1 इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास किसी भी सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। क्लियर है बच्चों बात, सर हाँ बोलिए बेटा। सर जो आपने R2 निकाला है सर उसमें 0 एंड 0 है, M1 Y1 प्लस M2 Y2, सर वो भी तो 0 ही होगा। क्या चीज बेटा, ये R2 की वैल्यू क्या बता रहे हो आप, सर 0 होना चाहिए। R2 की वैल्यू जीरो नहीं बेटा, R2 की वैल्यू में यही मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए अगर हम R2 की वैल्यू या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू D, that means R2 इक्वल्स टू D माइनस R1 एंड R2 विल बी इक्वल्स टू D माइनस R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे R1 की वैल्यू है M2D अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ से टी को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इट विल बी 1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, एलसीएम में ले लूंगा M1 प्लस M2 तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M2, और क्या ये R2 इक्वल्स टू M1D अपॉन M1 प्लस M2 हमें मिल जाएगा बेटा, बताइए, यस सर। ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। चलिए एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, अब अगर हमें ये चीज पता चल गई है तो मान लीजिए कि ये एक 3 kg का मास है और ये एक लेट्स से 5 kg का मास है, ये 3 kg का मास और ये 5 kg का मास है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से 2 मीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
from 3 kg body. Find the COM from 3 kg body. चलिए पहले आंसर मत कीजिए, मैं मान लेता हूं कि ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, 1 मीटर का पॉइंट है, और ये 2 मीटर का। बच्चों बताइए सेंटर ऑफ मास 0 और 1 के बीच में होगा या 1 और 2 के बीच में होगा? पहला क्वेश्चन। 1 and 2. So 1 and 2. 1 और 2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी के पास में होता है। चलिए अब इस चीज को मैं रिमूव कर देता हूं, वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे लाई कर रहा है और 3 kg बॉडी से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, 3 kg बॉडी से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ 3 kg बॉडी एट सेंटर ऑफ मास? क्या ये 3 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा बच्चों? द मोमेंट ऑफ 3 kg बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, यस और नो? Yes, sir. Yes. What will be the moment of 5 kg body from center of mass? It will be mass into the distance between center of mass into 5 and 5 kg body. It will be 2 minus x. Yes or no बच्चों? The distance between center of mass and 5 kg will be 2 minus x. अगर ये डिस्टेंस हम x अज्यूम कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस 2 minus x हो जाएगी। 3 kg बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा 3x, और 5 kg बॉडी का 5 इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपली 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 10 एंड x विल बी इक्वल टू 10 बाई 8, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.25 मीटर। यस और नो बच्चों? यस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए फिर। एक सिस्टम है, two particle of mass 2 kg and 4 kg present at a fixed distance from each other as shown figure। चलिए ये फिगर मैं बना देता हूं। तो इनिशियली ये दो बॉडीज हैं, ये 2 kg की है और ये 4 kg की है। एक दूसरे से किसी फिक्स डिस्टेंस पे हमने इन्हें रखा हुआ है। ठीक है जी। फर्स्ट केस, if 2 kg mass is displaced towards left by 8 meter, then find out by what distance 4 kg mass should be displaced so that the center of mass system remains at its initial position। मान लेते हैं कि ये इनिशियली ऐसे था, अब मैंने 2 kg की जो बॉडी है बच्चों, 2 kg की जो बॉडी है उसे इसकी इनिशियल पोजीशन से कितना, 8 मीटर लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया है। बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड आई डिस्प्लेस द 4 kg मास? 4 kg मास इनिशियली यहाँ था, इसको क्या करना पड़ेगा? अगर सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे था बच्चों, वापस मुझे सेंटर ऑफ मास यहीं रखना है, तो 4 kg मास को किधर शिफ्ट करना चाहिए? लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? पहले क्वेश्चन। Leftward. लेफ्टवर्ड। Leftward. लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड बेटा, किधर शिफ्ट करेंगे? राइटवर्ड। क्यों? क्योंकि मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या रखना है हमें? मास का मूवमेंट सेम रखना है, और मास का मूवमेंट सेम रखना है तो 4 kg वाले मास को इसकी इनिशियल पोजीशन से मुझे राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस से मुझे इसे शिफ्ट करना चाहिए, सो डेट जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम पोजीशन पे हमें मिले। क्लियर है बात? नहीं समझ में आई बात बच्चों? No, sir. चलिए
वापस से रिपीट करता हूं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिस्टम है जिसमें एक 2 kg का मास है और एक 4 kg का मास है और ये दोनों एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स है। फर्दर हमने क्या किया, 2 kg के ब्लॉक को इसकी इनिशियल पोजीशन से 8 मीटर, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, उससे 8 मीटर की दूरी पे राइट लेफ्ट वर्ड मैंने शिफ्ट कर दिया। How much distance should I move the 4 kg mass? इस 4 kg mass को कितनी डिस्टेंस से मैं मूव करूं कि सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे बना रहे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। अब समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। यस। तो एक चीज जो हमें याद रखनी है कि द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एट सेंटर ऑफ मास शुड बी 0। मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक इनिशियली सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे था और 4 kg का ब्लॉक r2 डिस्टेंस पे था। जब मैंने 2 kg के ब्लॉक को 8 मीटर से शिफ्ट कर दिया, what will be the distance of 2 kg mass from center of mass? Will it be r1 plus 8? Yes or no? यस सर। Yes. चलिए, मान लीजिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रखना है तो आई नीड टू मूव दिस 4 kg बाय सर्टेन डिस्टेंस x और इसकी नई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से क्या हो जाएगी, r2 बाई एक्स। यस और नो बच्चों? क्या इस पूरी प्रोसेस में एक सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो मूवमेंट अबाउट क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास फिक्स होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू r1 प्लस 8 will be equals to 4 इंटू r2 प्लस एक्स। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। तो ये तो नई कंडीशन के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। ओल्ड इक्वेशन के लिए, ओल्ड कंडीशन के लिए 2 इंटू r1 मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास फॉर 2 kg ब्लॉक इज इक्वल टू 4 इंटू r2। यस और नो? ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि r2 या r1 विल बी इक्वल्स टू 2r2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, r1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सो इट विल बी 2 इंटू 2r2 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 4r2 प्लस 4x। यस और नो? इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4r2 प्लस 16 विल बी इक्वल्स टू 4r2 प्लस 4x। 4r2 से 4r2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 4x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 4 मीटर। तो in order to keep the center of mass at same place, we need to move 4 kg mass from 4 meter. Yes or no बच्चों? यस सर। Yes. चलिए, तो ये हमने बात की सेंटर ऑफ मास फॉर विच टाइप ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, आप कीजिए। इफ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड 8 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, इफ अबव क्वेश्चन के लिए, इन अबव क्वेश्चन if 2 kg mass is displaced 8 meter towards left, then find out by what distance 4 kg mass should be displaced so the center of mass of the system displaced 2 meter towards right. So that find out by what distance, find out by what distance the
4 kg mass should be displaced, 4 kg mass should be displaced देखो कंडीशन वही रखी है, 2 kg मास को हमने 8 मीटर लेफ्ट में मूव कर दिया। नाउ बाय व्हाट डिस्टेंस द 4 kg मास शुड बी डिस्प्लेस्ड so that the center of mass of system displays center of mass of system displaced 2 meter towards right, 2 meter towards right। पढ़ लीजिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमसे डिमांड कर रहा है। इनिशियली ये 2 kg का मास था, ये 4 kg का मास था, ये वहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं जो 2 kg से R1 डिस्टेंस पे और 4 kg से R2 डिस्टेंस पे था। अब हमने क्या किया कि इस 2 kg के मास को इसकी अगेन इनिशियल पोजीशन से 8 मीटर हमने शिफ्ट कर दिया है। यहां से इसे 8 मीटर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिया है और इस पूरी प्रोसेस से हमने मान लीजिए 4 kg ब्लॉक को भी किसी x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया है। 4 kg ब्लॉक को भी इसकी इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया है और इस पूरी प्रोसेस में क्या हो गया बच्चों, पूरी प्रोसेस में जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था इनिशियली, ये सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल वैल्यू से कितना 2 मीटर टुवर्ड्स राइट ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। इनिशियल वैल्यू से 2 मीटर राइटवर्ड ये शिफ्ट हो गया है। तो इस केस में हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अब चलिए कीजिए सोल्व, यस सर। कीजिए। सर 2 मीटर। नो बेटा, दोबारा से ट्राई कीजिए। अगेन हमें वही नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो 2 kg के लिए जो नया सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आ जाएगा, 8 प्लस R1 प्लस 2। 4 kg के लिए बात करें तो R2 प्लस एक्स माइनस 2। दो इक्वेशन बना लीजिए, उनको सोल्व कर लीजिए। सर 7 मीटर। यस बेटा, वेरी गुड। तो पहली इक्वेशन तो हम बना सकते हैं। पहले केस में मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास 2 kg के लिए 2R1, 4 kg के लिए 4R2 ये इक्वल होने चाहिए या इनका सम 0 होना चाहिए। सो R1 इक्वल्स टू 2R2, ये पहली इक्वेशन। सेकंड केस में जो 2 kg का मोमेंटम होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, इट विल बी 8 प्लस R1 की जगह मैं लिख देता हूं, फिलहाल R1 ही लिख देते हैं, प्लस 2। एंड 4 kg के लिए 4 इंटू R2 प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है जी। तो इट विल बी 16 प्लस 2R1। 2R1 को क्या लिख सकता है, 2R1 को लिखा जा सकता है 4R2 प्लस 4
will be equals to 4r2 plus 4x minus 8। ठीक है बच्चों, r2 से r2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी 4x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, r2 से r2 कैंसिल आउट हो गया, तो 16 प्लस 4 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। यही आ रहा था बेटा या कुछ और आ रहा था? सर 28। 28। चलिए कहाँ पे, अच्छा ये 28 हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28, and x will be equals to 28 by 4, that will give 7 मीटर। सो हमें कितना मूव कराना पड़ेगा, इसे 7 मीटर की डिस्टेंस से मूव कराएगा इन ऑर्डर टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ मास बाय 2 मीटर लेफ्ट, सॉरी राइट। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।